हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं फिर आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोज और उसकी संरचना। ठीक है, टॉपिक बड़ा इजी होने वाला, बस पूरे का पूरा फोकस बोर्ड पर रखो, पूरे का पूरा टॉपिक आप समझ जाओगे। तो मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारे पास? ग्लूकोज। ठीक है, चलो साहब लो, ग्लूकोज मेरे पास हेडिंग है। ठीक है, सबने देखा होगा ग्लूकोज, ना देखा होगा तो मैं दिखवाऊंगा अभी कैसा होता है ग्लूकोज। सबसे पहले तो रट्टा मारो इस पे। इसका जो पहला पॉइंट है वो इसका आता है मोलेकुलर फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोलेकुलर फॉर्मूला इसका, चलो साहब, मोलेकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। बहुत समय से आप ये फॉर्मूला देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में। क्या होता है ये? तो मोलेकुलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड होता है। जितना भी आप खाते पीते हो, चावल रोटी दाल साल जो भी खाते पीते हो, सब का सब लास्ट में आकर ग्लूकोज में ही टूटता है और यही आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। ध्यान देना है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है? ये है मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, ये है मोनोसैकेराइड्स होता है। ठीक है भाई, ये है मोनोसैकेराइड होता है, ये भी ठीक है। इसके बाद में देखो, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। याद कर लेना, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं एल्डिहेक्सोस। हेक्सोस किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन वाला क्या होता है? हेक्सोस होता है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। मैं लिख दे जाऊं कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड, ठीक है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? जिस कारण इसे एल्डिहेक्सोस बोलते हैं, एल्डिहेक्सोस। ठीक है, जिस कारण इसे एल्डिहेक्सोस कहते हैं। ठीक, हेक्सोस मतलब जिसमें कार्बन एटम की संख्या 6 होती है, वो हेक्सोस होता है। जैसे ग्लूकोज क्या हमारे पास? हेक्सोस होता है ना। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहेक्सोस कहते हैं। याद कर लियो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। और एक खास बात हो रही है, देखो, इसकी मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है? पके फलों में। पके फलों में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। तो मैं लिख देता हूं, देखो, पके फलों में ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं ग्लूकोज की, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन में ग्लूकोज ये वाला नहीं, ये तो मोलेकुलर फॉर्मूला है, ये वाला भाग करेंगे जो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, CHO और CHOH का होल 4, ठीक है, और CH2OH। ये जो तुम देख रहे हो ना, ठीक है, यही सारी की सारी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। यानी कि इसी संरचना के आधार पर हम सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। किसकी? इस ग्लूकोज की। ध्यान देना, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। अब इसमें क्या है? देखो, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। मैंने बोला कि भाई ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, जिस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहेक्सोस कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। अब कितने OH ग्रुप है, यानी कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 4 OH ये वाला है, 1 OH ये वाला, तो 4 और 1 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं इसके अंदर। ध्यान देना। और एक होता है कीटोनिक ग्रुप, एक कीटोन ग्रुप, यानी जिसे कहते हो आप कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एक होता है कार्बोनिल ग्रुप, और 5 होते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़नी है। क्या होती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, कैसे कैसे हुई और किसने दी। ठीक है, तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यही अपना मेन टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं हम। ठीक है, ध्यान देना, इसी लाइन पे फोकस करने वाले हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यार ये क्या होती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव है? ठीक है, अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव है तो ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर इसका आता है मेरे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान देना, पहला भाग में करवाने वाला हूं उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर,
चलो साहब, ओपन चेन स्ट्रक्चर। बायर ने 1870 में ओपन चेन स्ट्रक्चर दी ग्लूकोज की, ध्यान देना है, ठीक है। किसने? बायर ने सन 1870 में, ठीक है, ग्लूकोज की, किसकी? ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर का, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया। ओपन चेन स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, मैं यहां लिख रहा हूं, प्रतिपादन किया। चलो साहब, प्रतिपादन किया, लो साहब, ठीक है। नहीं तो बायर ने सन 1870 में ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, जो निम्नलिखित है। चलो साहब, जो निम्नलिखित है, ठीक है भाई, जो निम्नलिखित है। चलो साहब, जो निम्नलिखित है, ठीक है। किस तरह से? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट है, तो CHO, ये मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो मैं यहाँ पे कार्बन भी 6 ही लूंगा। देखो 2 2 4 और 1 5 कार्बन है, एक मैं कार्बन और आगे ले रहा हूँ, CHO, ठीक है। अब देखो, ऊपर मैं H कर दे रहा हूँ, नीचे मैं OH कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ऊपर भी H कर दे रहा हूँ, फिर नीचे मैं OH कर दे रहा हूँ, फिर ऊपर भी मैं H कर दे रहा हूँ, नीचे भी मैं OH कर दे रहा हूँ, फिर और नीचे OH, फिर यहाँ मैं H कर दे रहा हूँ। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 और 1 6। फिर यहाँ मैं OH कर दे रहा हूँ, ऊपर भी मैं H कर दे रहा हूँ, और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ H। तो ये होती है, देखो हाइड्रोजन एटम की संख्या यहाँ 12 है, ऑक्सीजन एटम की संख्या यहाँ 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन पूरे इक्वल है, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं तुम्हारे पास? एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, सबके सब एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कार्बन एटम के साथ में 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जहाँ 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम के साथ में, वो सब क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है। ध्यान देना, एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है जिसके साथ में 4 सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं, वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। इस लाइन पे भी ध्यान देना आप, ठीक है। अब देखो, इस स्ट्रक्चर के आधार पर अगर ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव है, तो ये कई सारी रिएक्शन देनी चाहिए थी, पर नहीं देता है, बिल्कुल फेल हो जाता है इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर, है ना। तो इस संरचना के आधार पर ग्लूकोज निम्नलिखित अभिक्रियाएं नहीं देता। ग्लूकोज निम्नलिखित अभिक्रियाओं को स्पष्ट नहीं करता, ठीक है। तो पहली रिएक्शन ये होती है इसकी, यह सिर्फ अभिकर्मक के साथ, ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया करके इसका रंग, यानी कि इसको रंग प्रदान नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक के साथ कोई रंग उत्पन्न नहीं करता। याद कर लियो ठीक से, ग्लूकोज सिर्फ अभिकर्मक के साथ, सिर्फ रिजेंड के साथ कोई रंग उत्पन्न नहीं करता, ठीक है, उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर फेल है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर से ये वाली अभिक्रियाएं नहीं देता, तो ग्लूकोज सिर्फ रिजेंड के साथ कोई रंग उत्पन्न नहीं करता। सेकंड नंबर यह है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगशील उत्पाद नहीं बनाता, योगशील उत्पाद नहीं बनाता। 3 या 4 पॉइंट में ले लूंगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन के साथ भी इसका ऐड नहीं होता। थर्ड नंबर मेरे पास आता है कि यार ग्लूकोज, यानी कि यह ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज ऑलवेज याद कर लो, म्यूटा रोटेशन दिखाता है। चलो यार, मैं ले रहा हूं दिखाता है, ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन दर्शाता है। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, या बोला जाता है उसको विशिष्ट स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि विशिष्ट घूर्णन, ठीक है। ये दर्शाता है ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन दिखाता है, यानी कि म्यूटा रोटेशन दर्शाता है। इसका मतलब है ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो कभी म्यूटा रोटेशन यानी कि रोटेशन हो ही नहीं सकता। अगर संरचना आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ये जो रोटेशन है, देख रहे हो ना आप, ये रोटेशन जो होता है आपका,
ठीक है। अगर संरचना ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में रोटेशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये देखो, अगर ये मार्कर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर मान लो, इसकी कोई क्लोज नहीं है तो इसका रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ रोटेशन नहीं होता। रोटेशन किसका होगा, जो स्ट्रक्चर साइक्लिक होगी वही क्या होगी, घूमेगी, ठीक है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो। फिलहाल तो पके फलों में सब में क्लॉकवाइज ग्लूकोज पाया जाता है, यानी कि डी ग्लूकोज पाया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं हिंदी में परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, या बोल दो आप स्पेसिफिक रोटेशन, विशिष्ट घूर्णन, ठीक है। इसके बाद में 4th नंबर मेरे पास आता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज मैथिल एल्कोहल तथा ड्राई HCl के साथ क्रिया करके, ठीक है, दो आइसोमर एक अल्फा तथा बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड बनाता है। लगा लो यार, 2 आइसोमर हैं, यहाँ से तो केवल एक आइसोमर बनेगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 आइसोमर बन रहे हैं। इसका मतलब है अल्फा और बीटा 2 रूपों में ग्लूकोज पाया जाता है। इसका मतलब है ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की संभव नहीं है। कौन सी स्ट्रक्चर होगी, रिंग स्ट्रक्चर होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूटा रोटेशन भी शो हो रहा है और दूसरा बात 2 आइसोमर भी बन रहे हैं, और ये जो है योगशील उत्पाद भी नहीं दे रहा और सिर्फ रिजाइन का रंग भी है नहीं उड़ा रहा है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की संभव नहीं है। कौन सी संरचना संभव है, साइक्लिक स्ट्रक्चर संभव है। यानी कि अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर इस एल्डिहाइड समूह की बात करूं तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, यानी कि अपने आप कुछ भी ये नहीं कर सकता। ध्यान देना, यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO ग्रुप अतः मैं सकता हूं कि अतः जो आपके पास CHO ग्रुप है UP ग्रुप फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर फ्री स्टेट में पाया जाता तो सब कुछ करता, सब रिएक्शन देता, सब कुछ करता, लेकिन फ्री स्टेट में इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। अब पढ़ लेते हैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर संभव है या नहीं है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो मैं डालता हूँ हेडिंग, क्या हेडिंग है हमारा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। सेकेंड नंबर आ गया मेरे पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है भाई। चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ये भी पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ होती है ये। तो सबसे पहले देखो 1833 में 1833 में एक साइंटिस्ट का नाम था टार्नेट और एक का नाम था टोलेन और टार्नेट ने, ध्यान देना, टोलेन और टार्नेट ने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया। वो भी किस लिए करा, वो भी ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए टोलेन और टार्नेट ने सन 1833 में ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया। ये मैं तुम्हें लाइन लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान देना। सन 1833 में, सन 1833 में, ठीक है, किसने, टोलेन तथा और किसने, टार्नेट ने सन 1833 में टोलेन तथा टार्नेट ने, ठीक है, ग्लूकोज की, किसकी, ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन को स्पष्ट करने के लिए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया, ठीक है, प्रतिपादन किया। अब होती कैसे वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान देना, सबसे पहले देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे, सबसे पहले जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा इसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। असल में ना ये मैं बना रहा हूँ एल्डिहाइड फॉर्म, यानी कि डी ग्लूकोज बना रहा हूँ मैं। COH और H, तीसरे कार्बन एटम पे H इधर होता है और OH हमारा इधर होता है, ठीक है, मैं खोल रहा हूँ इस चीज़ को। इसके बाद में फिर देखो OH और फिर मेरे पास H,
फिर मेरे पास OH और फिर मेरे पास H, और लास्ट में जो छठा कार्बन आता है वो CH2OH हो जाता है इधर हमारा, है ना, ऐसा बनता है ये। अब थोड़ा ज़रा ध्यान देना, देखो पहला नंबर, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, इसमें कितने कार्बन एटम एसिमेट्रिक है? 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम एसिमेट्रिक है। बाकी ये वाला जो कार्बन नंबर फर्स्ट है वो एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता, इसको हमें बनाना है एसिमेट्रिक। अब कैसे बनाओगे वो देख लो। तो क्या होता है कि टोलन और टारनेट ने क्या काम करा, बोले भाई C5 कार्बन एटम और एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड रिंग बन जाती है, समझ लो, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप और C5 कार्बन एटम के बीच ऑक्साइड रिंग बनती है। एल्डिहाइड ग्रुप तथा C5 कार्बन एटम, C5 कार्बन एटम के बीच क्या बनती है, के बीच ऑक्साइड रिंग बनती है, ऑक्साइड रिंग बनती है, ठीक है, ऑक्साइड रिंग बनती है ना, ऑक्साइड रिंग बनती है। रिंग बनने के कारण एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एटम, एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एटम एसिमेट्रिक हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। किस तरह से हो जाता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है मेरे पास, ये है बेटे एल्डिहाइड फॉर्म है, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। और जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना, वो होता है अल्फा DR इक्वल टू 52.50 डिग्री। ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है डी ग्लूकोज का, इसको बोला जाता है डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। क्या होता है ये, डेक्स्ट्रो मतलब दक्षिणावर्त ग्लूकोज होता है, और दक्षिणावर्त ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है जब एल्डिहाइड फॉर्म में होता है तो 52.50 डिग्री होता है। इस पॉइंट पर जरा ध्यान देना, ये होता है स्पेसिफिक रोटेशन 825 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो कितना होता है स्पेसिफिक रोटेशन, 52.5 डिग्री, और डी का मतलब यहाँ है डेक्स्ट्रो, D4 यहाँ पे क्या है, डेक्स्ट्रो। इसके बाद देखो एक्विलिब्रियम में लेता हूँ मैं, एक्विलिब्रियम में अब देखो ये वाला जो H है ना वो कूद काट के पहुँचा दो ऊपर को, यहाँ डाल दो। चलो साहब मैं यहाँ डाल रहा हूँ इस चीज़ को भी, तो ये आया मेरे पास H C सिंगल बॉन्ड OH आ गया। बाकी सेम कथा ऐसी उतार दो, कोई चेंज नहीं करना है। थर्ड कार्बन एटम पे भी H इधर और OH इधर ही लेना जिधर है, कोई बदलाव नहीं होगा। OH फिर मेरे पास H फिर मेरे पास C H, इधर मेरे पास आ जाता है, और इधर O आएगा, इधर H, और लास्ट में CH2OH, ठीक है। अब देखो यहाँ बन गई मेरे पास ऑक्साइड रिंग बन गई, देखो तो 1 और C5 कार्बन के बीच में हमारे पास क्या बनी है, ऑक्साइड रिंग बनी है। और ये भी क्या हो गया मेरे पास, एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। जब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया तो आपने पढ़ रखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डी ग्लूकोज, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है तो उसके कई रूप हो जाते हैं, कई आइसोमर बन जाते हैं उसके, तो जिसके कारण यहाँ भी क्या होता है कि कार्बन एटम एसिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण ग्लूकोज अल्फा तथा बीटा दो रूपों में पाया जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज अल्फा तथा बीटा दो रूपों में पाया जाता है, ठीक है। अल्फा और बीटा दो रूपों में पाया जाता है, कौन, ग्लूकोज, यानी कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो जो ये ग्लूकोज बना, ये कौन सा बना बेटे मेरे पास, ये बना अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 110 डिग्री। कितना होता है, 110 डिग्री। वैसे तो 112 डिग्री होता है, लेकिन ये 112 डिग्री होता है अगर ये एक्विलिब्रियम में है, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 110 डिग्री हो जाता है। वैसे तो होता कितना है, वैसे होता है 112 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना इस लाइन पे। इसके बाद में मैं इसमें बना रहा हूँ बीटा मतलब ये होगा कि बस ये वाला OH इधर और ये वाला H इधर कर देना, बाकी सब चीज़ें सेम रखनी है आपको। तो ये वाला OH मैंने इधर कर दिया और यह वाला H मैंने इधर कर दिया, बाकी सेम चीज़ें ऐसी आपको उतार देनी है, H और OH, फिर इधर OH और इधर H, और फिर 5 में कार्बन आ गया हमारा, बाकी सेम इसको आपको ऐसे ही
रखना है बारकोड की तरह, ठीक है। और यहाँ मेरे पास ऑक्साइड रिंग बना देनी है, इसका नाम हो गया बीटा ग्लूकोज। और भाई इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो होगा 19.7 डिग्री, 19.7 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बोला जाता है इनको, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर है ये? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर। किसने दी है? टोलन और टार्नेट ने दी है। कब दी है? सन 1823 में दी है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। आप लोग समझ भी गए होंगे कि दो रूप क्यों होते हैं, क्योंकि दो आइसोमर इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन एटम एसिमेट्री हो जाता है। जब कार्बन एटम एसिमेट्री हो गया तो एसिमेट्री कार्बन एटम के दो या दो से अधिक आइसोमर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज के भी दो आइसोमर अल्फा और बीटा होते हैं। इनको बोला जाता है एनोमर्स, ग्लूकोज के एनोमर्स। तो ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं, कौन से? अल्फा और बीटा। दो एनोमर्स कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद पढ़ता है हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बता यहाँ तक पहले तो आप पढ़ लेते हैं ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर, यानी कि हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो चलो मैं डाल देता हूँ हेडिंग। क्या संरचना है? पायरेनोज, पायरेनोज स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले याद कर लियो कि ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर किसने दी? ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर का प्रतिपादन, का प्रतिपादन हावर्थ ने किया, हावर्थ ने किया, जिन्हें हावर्थ फिशर भी आता है। हावर्थ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पर मैं फिशर छोड़ दे रहा हूँ। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, जिन्हें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर का प्रतिपादन हावर्थ ने किया, जिन्हें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। ध्यान देना है, हावर्थ के अनुसार, हावर्थ के अनुसार ग्लूकोज में पायरोन के समान, पायरोन के समान 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। ग्लूकोज में, ठीक है, पायरोन के समान 6 मेंबर्ड क्या होती है? रिंग होती है। अतः ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। स्ट्रक्चर निम्नलिखित है। अब कैसे हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से बनाने वाला हूं मैं। ओ सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी, सी और सी, है ना, ये हो गई। अब देखो पहला कार्बन, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 कार्बन हो गए मेरे पास। तो देखो H मेरे पास अल्फा बता रहा हूँ मैं, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ये है मेरे पास अल्फा ग्लूकोज। तो बेटे अल्फा ग्लूकोज में आप पीछे वाली साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो, उसमें H जो है ना वो आपके लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में H ऊपर, OH नीचे, फिर H ऊपर है और OH नीचे है। जरा ध्यान से देखते रहो, ठीक है। इसमें थर्ड नंबर पे OH ऊपर आएगा, H नीचे, फिर इधर जो है तुम्हारे पास H, इधर जो है आपके पास फिर H ऊपर आएगा और OH हमारा नीचे आएगा, और लास्ट में H ऊपर, H नीचे और CH2 OH हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मैंने वो बनाया था ना अल्फा डी ग्लूकोज, जो बनाया आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज की सबसे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाई है, आपको देख सकते हो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, COH और H, COH और H और फिर CH, और ये है तुम्हारे पास OH, फिर COH और मेरे पास ये वाली H है, और ये है मेरे पास O, यहाँ पे रिंग बनाई है मैंने। इसके बाद में CH2 OH बनाया है, और यह है मेरे पास H। अब देखो H ऊपर है, H इधर वाला लेफ्ट साइड में H ऊपर,
OH नीचे आ गया, फिर H ऊपर OH नीचे आ गया, फिर OH ऊपर H नीचे आ गया, फिर ये वाला H ऊपर OH नीचे आ गया, और फिर लास्ट में देखो ये वाला H नीचे और CH2OH ऊपर आ गया। तो क्या बन गया तुम्हारे पास अल्फा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज में कुछ नहीं करना है, इस OH के ऊपर कर देना और H को नीचे कर देना, वो बन गया आपका बीटा ग्लूकोज। चलो ये भी मैं बना दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। C और C, ठीक है। ये वाला OH ऊपर कर दो बस, और H नीचे, बाकी सेम होता है ऐसे उतार दियो, बाकी सेम ऐसे उतार दो आप। H और OH H और फिर OH H और CH2OH, ये बन गया आपका बीटा ग्लूकोज। और दोनों क्या है ये, हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है ये, हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बस पूरा हो गया। यानी कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर संभव है नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, और ग्लूकोज की पायरेनोज क्या होगी तुम्हारे पास, स्ट्रक्चर भी होगी। हाँ एक चीज़ और रहेगा, ये सन रहेगा। ये कितनी सन में प्रतिपादन किया, 1926 में ग्लूकोज की पायरेनोज संरचनाओं का प्रतिपादन हावर्थ ने, ठीक है। कब कराया, 1926 में, रट्टा मान लो ठीक से, कब करा, 1926 में किया है, ठीक है, सन 1926 में किया। यानी कि ग्लूकोज की पायरेनोज संरचनाओं का प्रतिपादन जो है हावर्थ ने सन 1926 में किया, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।